हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। आज सिंपल इंटरेस्ट की ये हमारी लास्ट क्लास है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि इस क्लास के बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो मैं आपको पहली क्लास कराता हूँ, जो पहली क्लास में बनाता हूँ, वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाली होती है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए और आप आगे आने वाली हर क्लास में क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो अगली क्लास को आप जरूर देखें ताकि आप चक्रवृद्धि ब्याज वाले कॉन्सेप्ट को भी समझ सकें। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो हम आज की क्लास में क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कैसे होते हैं, जहां पर आपको महीने का ब्याज निकालना होता है या आपको दिन का ब्याज निकालना होता है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं एग्जाम से अलग, जिनके आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको इस क्लास के अंदर कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है 7300 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987, आपको एक डेट दी गई है 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, और लिखा गया है दोनों दिन शामिल। दोनों दिन शामिल का मतलब है कि हमें 11 मई का दिन भी काउंट करना है और हमें 10 सितंबर का दिन भी काउंट करना है। तो कुल मिलाकर हमें क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो सिंपल है, आपको केवल लैंग्वेज को समझना है और अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको 7300 रुपये क्या दिया गया है। तो ये आपको 100% का मान दिया गया है और 100 का मान आपको कितना दिया गया, तो ये आपको 7300 दिया गया। इतनी बात क्लियर है, पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। दर आपको कितनी दी गई है, तो वार्षिक ब्याज की दर दी गई है और आर यानी आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5%। बात कर लेते हैं समय की। ये समय कैसे निकालेंगे, समय कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई समय की आपको डेट क्या दी है, 11 मई 1987। यहाँ पर क्या है, 10 सितंबर 1987। तो ईयर तो सेम है, साल से तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साल की बात हो रही है। केवल दिन कैलकुलेट कर लीजिए कि 11 मई से लेकर और सितंबर तक कितने दिन बैठते हैं। तो मैं आपको बड़े आराम से डिटेल में एक बार समझा देता हूँ। भाई मई से चलेंगे, मई के बाद जून आ जाएगा, जून के बाद जुलाई आएगा, जुलाई के बाद अगस्त आ जाएगा और अगस्त के बाद क्या आ जाएगा, तो अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। भाई यहीं तक कहा गया है, ठीक है। तो केवल इन दिन को कैलकुलेट कर लीजिए। अब जो मई के आपको दिन लेने हैं, यहाँ पर जो लाइन लिखी है दोनों दिन शामिल, इसका मतलब क्या है कि 11 मई वाला दिन भी काउंट होगा और 10 सितंबर वाला दिन भी काउंट होगा। तो भाई मई टोटल कितने होते हैं, मई में कुल 31 दिन होते हैं। तो 31 में से अगर मैं 11 के बाद बात करूं तो कितने दिन बच गए, 20। लेकिन मुझे ये वाला दिन भी लेना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 21 दिन। भाई 11 मई वाला दिन भी लेंगे और मई में होते हैं टोटल 31 डेज, तो आगे 20 बच जाएंगे, एक दिन ये हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 21। जून में कितने होते हैं, तो जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई में कितने होते हैं, तो 31 होते हैं और अगस्त में भी 31 होते हैं। तो अगर आपने रीजनिंग के अंदर कैलेंडर का चैप्टर पढ़ा होगा या बहुत बेसिक सी जानकारी है कि जुलाई और अगस्त दोनों में ही कितने दिन होते हैं, 31। सितंबर में कितने दिन लेंगे, तो 10 सितंबर तक की बात कही गई है, इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे। कैलकुलेट कर लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ से कितना आया, 3 आया, 2 और 3 5, 3 8, 3 11 और 1 12। तो कुल आपके पास कितने दिन आ गए, तो ये आपके पास कुल मिलाकर 123 दिन आ गए। इतना काम आपने कर लिया। अब आपको पता है कि ये जो आपका समय आया है ये आपके पास दिन में आया है, ठीक है। जबकि अब तक जो भी हम क्वेश्चन करके आए हैं उन सब में हमें क्या मिलते थे, तो वहां पर जो हमें समय मिलता था वो हमेशा वर्ष में मिलता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बदलेंगे, भाई हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपको पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अगर हमें इनको वर्ष बनाना है, हमें इनको साल बनाने हैं, तो जितने आपको दिन दिए गए इसको आप 365 से भाग कर दीजिए। सिंपल तरीका है, जितने आपको दिन दिए जाए अगर आपको उनको वर्ष बनाना है तो आप क्या कर लीजिए, आप उनको 365 से भाग कर दीजिए। कारण क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ये वैल्यू किसी से कटती है तो आप काट सकते हैं, नहीं कटती तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आगे आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखिए इसको मैं हटा देता हूं। कुल हमारे कितने दिन निकल के आए हैं, 123 दिन निकल के आए हैं और जिसको हमने वर्ष में बदल दिया। अब हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या पता है कि जो हमारा ब्याज प्रतिशत में होता है,
याद आया आपको कुछ? जो हमारा ब्याज प्रतिशत में होता है वो भी किस किस से मिलके बनता है? तो वो रेट और टाइम से मिलके बनता है। तो हमें तो फाइनली ये वाली वैल्यू चाहिए। तो भाई रेट कितनी है? 5% है। आपके पास समय कितना है? तो ये है आपके पास 123 और नीचे कितना है? 365। ये वैल्यू अगर कटती है तो काट दीजिए भाई, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, एक बचेगा, 5 को उतारोगे, 5 तिया 15। तो जो आपकी रेट है वो कितनी आ गई? वो आ गई 123/73%। यानी इस रेट का मतलब क्या है? ये आपका क्या आ गया? ये आपका प्रतिशत में ब्याज आ गया। और आपको इसी की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो आपको सिंपल क्या दिया हुआ है भाई? 100 का मान दिया गया है 7300। किसका मान निकालना है? 123/73 का मान निकालना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 73 गुना 123/73। भाई यही तो करोगे मल्टीप्लाई में। 73 की मल्टीप्लाई किस में करनी है? 123/73 में करनी है। 73 से 73 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? तो 123 आपका क्या आ गया? इतने रुपए आपका ब्याज आ गया। सिंपल है। केवल क्या कैलकुलेशन थी कि हमें ये दिन कैलकुलेट करके ला लेते हैं कि दिन हमारे टोटल कितने होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। वही कॉन्सेप्ट है, केवल हमने समय को किस में चेंज कर लिया? तो इसको हमने वर्ष में चेंज कर लिया। तो अगर आपको दिन दिए जाते हैं तो आप 365 से भाग करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर महीने दिए जाते हैं तो भाई एक साल में कितने महीने होते हैं? तो भाई एक साल में 12 महीने होते हैं। तो फिर हम किससे भाग करेंगे? फिर हम 12 से भाग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आई हो बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलिए पहले मैं आप लोगों को एक बार फोर्थ वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर भी क्या है? यहां पर भी आपको दिन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? 13,000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज निकाल के लाना है। तो इस बार आपको दिन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट कितने दे दिए गए हैं? 219 दिन। तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास 100 का मान कितना है? तो 100 का मान आपके पास है 13,000 रुपए। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया? ये आपका मूलधन हो गया। दर आपको कितनी दी गई? तो रेट आपको दी गई है 5%। ठीक है, समय क्या दिया गया? तो समय आपको दिया गया है 219 दिन। अगर ये दिन है तो साल में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो भाई इसको 365 से भाग दे दो। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी 73 से कटेगी। किससे? 73 से कटेगी। कैसे? 73 से ऊपर वाली वैल्यू कट जाएगी 3 बार। भाई 3 तिया 9, 3 सत्ते 31, तो 219 ही आ जाएगा। और जो नीचे वाली वैल्यू है ये 5 बार कटेगी, 73 पंजे होते हैं 365। तो ये जो आपको टी निकल के आएगा, ये जो समय निकल के आएगा, ये आएगा 3/5 वर्ष। हमें क्या चाहिए? हमें ब्याज चाहिए। किसमें? प्रतिशत में। कैसे मिलेगा? दर और समय की गुणा करने के बाद। तो दर कितनी है? 5%। समय कितना है? 3/5। 5 से 5 खत्म हुआ तो ब्याज आपके पास कितना आ गया? तो ब्याज आपके पास निकल के आया 3%। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया 100 का मान कितना है? तो 100 का मान है 13,000। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। कितना आया हमारे अकॉर्डिंग? 3%। तो 3 का मान निकाल दीजिए। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। मल्टीप्लाई करोगे 130 की मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए। तो केवल 13 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39। 13 की 39, एक जीरो बच जाएगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और दोनों ही क्वेश्चन कैसे हैं? तो यहाँ पर आपको मंथ यानी माह दिए गए हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है 2,000 रुपए का 2% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज निकालना है। अब आपको कैलकुलेशन करना आ गया होगा। भाई हमें सिंपली क्या दिया गया है? 100 का मान मुझे दे दिया गया 2,000। ठीक है, रेट कितनी है? तो रेट 2% कैसी है? वार्षिक है। समय कैसा है? तो समय आपको महीने में दिया गया। और कितने महीने दिए गए हैं? 3 महीने। तो अभी मैंने आपको क्या बताया भाई? जब हमने दिन को कैलकुलेट किया, इनको वर्ष में कैलकुलेट किया, तो डिवाइड किससे किया? तो डिवाइड किया 365 से। कारण क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर मुझे मंथ को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो भाई एक माह में एक साल में कितने महीने होते हैं? तो एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इन 3 महीनों को अगर 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपके क्या बन जाएंगे? ये आपके वर्ष बन जाएंगे। बस आपको इतना काम करना है। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा? 1/4।
तो ये आपका क्या आ गया, समय आ गया। आपके पास रेट भी है, तो आप क्या निकाल लीजिए, आप ब्याज की प्रतिशतता निकाल लीजिए। कैसे निकलेगी, रेट को लीजिए, समय को लीजिए और दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना आ गया, 1/2, यानी आपका इतना क्या इकट्ठा हुआ, ये आपका ब्याज इकट्ठा हुआ प्रतिशत में। आपको 100 का मान कितना दिया गया है, तो आपको 100 का मान दिया गया है 2000। ठीक है, किसका मान निकालना है, 1/2 का मान निकालना है। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 20 की मल्टीप्लाई अगर 1/2 में करोगे तो कितनी बार कट रहा है, तो ये 10 बार कट रहा है। तो ये क्या आ गया, ये आपके पास ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड देख लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, 7200 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 8 महीने का आपको साधारण ब्याज बताना है, कितना होगा। तो भाई रेट आपके पास 4 है, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। रेट आपके पास कितना है, 4। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे समय से, तो समय को आप किसमें कन्वर्ट कर लोगे, वर्ष में। भाई 8 महीने हैं, 12 से आप डिवाइड कर दीजिए तो वर्ष बन जाएंगे। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास ब्याज की प्रतिशतता आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 से काटेंगे, कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 8/3%। क्या इकट्ठा हो गया, तो ये आपके पास ब्याज इकट्ठा हो गया। आप कह सकते हैं कि 100 का मान आपको कितना दिया गया है, तो 100 का मान आपको दिया गया है 7200 रुपए। ठीक है, किसका मान निकालना है, 8/3 का मान निकालना है कि ये कितना आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बच जाएगा आपके पास 72। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में कितना आ जाएगा, 8/3। 3 से आप 72 को काट सकते हैं, 24 बार कटेगा। और जब आप 24 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 192 रुपए। 24 अट्ठे कितने होते हैं, 192। अगर आपको 30 तक टेबल आते हैं तो आपकी कैलकुलेशन और भी आसान हो जाएगी। 8 चौक 32, 3 बचेंगे, 8 दूनी 16 और 3 19। तो कितना आ गया, 192 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, मैंने आपको केवल इसीलिए कराए हैं ताकि आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना आए जब आप अपनी बुक से क्वेश्चन को करेंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट। तो एक क्वेश्चन मैं आपको ये कराऊंगा और जब आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा तो इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है। लिखा है, एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 रुपए का उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक में 3000 रुपए जमा कर दिए तथा कुल 5 वर्ष के अंत में, भाई इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए, कुल 5 वर्ष के अंत में मतलब 3 साल के बाद 3000 रुपए लौटाए और उसके बाद कुल 5 वर्ष, तो 3 के बाद जो आगे धनराशि चली वो कितने साल और चली, वो 2 साल और चली। ऐसे मत करिएगा कि 3 साल ये और 5 साल ये, लिखा है कुल 5 वर्ष। तो कुल 5 वर्ष का मतलब 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद के, तो कुल कितने हो जाएंगे, 5 वर्ष हो जाएंगे। तो 3 वर्ष बाद तो उसने कितने जमा किए, 3000 रुपए जमा किए। कुल 5 वर्ष के अंत में 5450 रुपए देकर उसने अपना उधार चुका दिया। तो क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज की दर, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के लाना है, आर का मान निकाल के लाना है। वापस एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लैंग्वेज को समझते हैं। साधारण ब्याज पर बैंक से कितने रुपए लिए हैं, तो भाई रुपए लिए हैं 7000। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया, 3 साल के बाद, यानी जब 3 साल कंप्लीट हो गए तो 3 साल के बाद उसने बैंक में कितना रुपया जमा कर दिया, तो भाई बैंक में रुपया जमा कर दिया 3000 रुपए। ठीक है, इसका मतलब अब जो उसके पास उधार बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, वो 4000 रुपए बचा हुआ है, क्योंकि भाई 7000 में से 3000 रुपए तो जमा कर दिए। कितने टाइम बाद जमा किए, 3 साल के बाद। अब आप अगर 3 साल से आगे जाएंगे तो उसके पास बैंक का कितना रुपया बचा हुआ है, केवल 4000 रुपए बचे हुए हैं। और ये जो 4000 रुपए हैं ये उसने अगले आने वाले 2 साल में ये भी जमा कर दिए। लेकिन खाली ये जमा नहीं किए, इन सब में क्या शामिल है, इन सब में ब्याज भी शामिल है। भाई बैंक से पैसा लेगा तो बैंक उससे ब्याज भी तो लेगा। आप एक बार कैलकुलेट कीजिए कि उसने कुल कितना पैसा बैंक को जमा किया है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई हो। भाई 7000 रुपए 3 साल तक उसके पास रहे,
और इन 7,000 रुपए को 3 साल तक रखने के बाद उसने बैंक को 3,000 रुपए लौटा दिए। तो अब उसके पास केवल कितने रुपए बचे बैंक के? 4,000 रुपए बचे। ये उसने कितने टाइम बाद लौटाए? 2 साल के बाद उसने ये भी लौटा दिए, क्योंकि कुल टाइम कितना है? 5 साल का। तो ये लौटाए तो हैं, लेकिन क्या केवल 4 और 3 7,000 रुपए लौटाए? क्या बैंक ने उससे ब्याज नहीं लिया? तो बिल्कुल लिया होगा। अब हमें पहले ये पता लगाना है कि ये ब्याज कितने रुपए उस व्यक्ति ने दिया। कैसे पता लगेगा? तो लिखा हुआ है कि 3 साल बाद तो लौटाए हैं 3,000 रुपए, ठीक है, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद लौटाए हैं 5,450 रुपए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये अमाउंट क्या बैठ रहा है? ये अमाउंट 7,000 रुपए से ज्यादा है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा है उतना ही इसके अंदर क्या शामिल है? उतना ही इसके अंदर ब्याज शामिल है। तो अगर आप 8450 रुपए में से 7,000 रुपए को घटाएंगे तो आपको पता लगेगा कि उस व्यक्ति ने बैंक को 1450 रुपए कुल ब्याज दिया है। क्या दिया है? कुल ब्याज। तो ये जो आपका ब्याज है ये आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है 1450 रुपए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको टाइम और रेट में बता दीजिए, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना है, तो अगर हमारे पास ये निकल के आ जाए तो हमें क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछी गई है साधारण ब्याज की दर। आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आई हो। अब जरा यहाँ पर वापस एक बार समझिए, ये जो 7,000 रुपए उसने लौटाए थे ये कितने टाइम के बाद लौटाए भाई? 7,000 रुपए उसके पास कितने टाइम तक रहे? तो ये 7,000 रुपए उसके पास 3 साल तक रहे। तो 3 साल तक रहने का मतलब इन 7,000 रुपए पर उसने कितने साल तक ब्याज दिया होगा? तो जाहिर सी बात है 3 साल तक ही दिया होगा, क्योंकि जो धनराशि कम हुई वो 3 साल के बाद कम हुई। इसका मतलब ये जो 7,000 रुपए हैं इस पर वो कितने साल तक ब्याज देता रहा? वो 3 साल तक ब्याज देता रहा। तो मैं 3 साल का ब्याज कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल। कैसे भाई? आप कहेंगे कि 100 का मान कितना हुआ? तो ये है फिलहाल मूलधन, क्योंकि 3 साल तक यही मूलधन रहा 7,000 रुपए का, ठीक है। कितने साल का ब्याज निकाल लीजिए? 3 साल का। तो ब्याज अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो ये तो आपके पास टाइम आ गया। अगर मैं इसमें रेट को शामिल कर दूंगा तो 3 साल का ब्याज इकट्ठा हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 210R। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपकी पहली वैल्यू आ गई, ये आपका 3 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। अब 3 साल के बाद क्या हुआ? तो उसने 3,000 रुपए तो जमा कर दिए। तो जब 3,000 रुपए जमा कर दिए तो अब ब्याज कितने रुपए पर लगेगा? तो भाई जितना पैसा बचा हुआ है उसी पर तो ब्याज लगाओगे, या अब भी 7,000 रुपए पर लगा दोगे? अब 7,000 पर ब्याज नहीं लगेगा भैया। उसने 3,000 रुपए बैंक में दे दिए कि भाई 3,000 रुपए को जमा कर लो। अब कितना बचा? केवल 4,000 रुपए बचे। ये 4,000 रुपए उसने कितने टाइम बाद लौटाए? 2 साल के बाद। यानी अब जो उसने ब्याज दिया आगे का वो कितने रुपए पर दिया? वो 4,000 पर दिया। तो वापस कैलकुलेट कर लीजिए, वापस 100 का मान अब कितना हो गया? 4,000। समय कितना है? 2 साल का है। रेट आप क्या मानेंगे? R मानेंगे। यहां से ब्याज कैलकुलेट करके लाइए कितना होगा? तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 40 दूनी कितने हो गए? 80R। ये हो गया 2 साल का ब्याज। ये कितने का था? ये 3 साल का ब्याज था। हमारे पास टोटल, ध्यान रखिए, ये हम निकाल के लाए थे कितना? 1450 रुपए हम टोटल ब्याज निकाल के लाए हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 210R ये है, 80R ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 290R। और ये भी क्या है? ये भी हमारा ब्याज है। तो अगर ये प्रतिशत का ब्याज है और ये एक्चुअल ब्याज है तो दोनों को बराबर रख दूं तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। 290R का मान आपके पास कितना हो जाएगा? तो ये आपके पास हो जाएगा 1450 रुपए, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 29 से 145 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ये हो गया आपका आंसर। कितनी आई रेट निकल के? 5%। तो मैंने आपको डिटेल में समझाया, बड़े आराम से समझाया। एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने इसको डाल दिया है। बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल है, तो एक बार दोबारा समझते हैं। लैंग्वेज क्या है? एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए। कितने का उधार लिया? 6,000 रुपए का उधार लिया। 4 वर्ष के बाद उसने 2,500 रुपए लौटा दिए, यानी जमा कर दिए।
तथा कुल 5 वर्ष के बाद। तो भाई कुल का मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष बाद 2500 रुपए लौटाए हैं और उसके बाद खाली आगे कितना साल बचा, तो आगे केवल 1 साल बचा। ठीक है, कुल 5 वर्ष के बाद 4550 रुपए देकर अपना उधार चुका दिया। तो देखिए आपको क्वेश्चन में जरा भी दिक्कत नहीं लेनी। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि उसने बैंक को कुल कितना रुपया लौटाया। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ब्याज आ जाएगा कि उसने कितना ब्याज दिया होगा। तो भाई देख सकते हैं 4 साल के बाद तो लौटाए हैं 2500 रुपए। ठीक है, फिर फाइनली जब 5 साल कंप्लीट हो गए तो कितने लौटाए, 4550 रुपए लौटाए। तो आप पहले इसको कैलकुलेट करिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 7050 रुपए। तो यहां से आपको क्या पता लगेगा, यहां से आपको ये पता लगेगा कि उसने कुल ब्याज बैंक को दिया कितना। तो भाई धनराशि कितनी ली थी, 6000 रुपए की। इसमें से आप 6000 रुपए को माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब 1050 रुपए उसने क्या दिए हैं, ये उसने ब्याज दिया है बैंक को। ठीक है, इस वैल्यू को आप नोट कर लो कि इतना उसने क्या दिया है, ब्याज दिया है। अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी है भाई, ये जो पहले 6000 रुपए उसके पास थे वो उसने कितने टाइम बाद लौटाए, 4 वर्ष के बाद लौटाए। इसका मतलब जो पहले वो ब्याज दे रहा था वो कितने साल तक दिया होगा उसने, 4 वर्ष तक। ठीक है, यानी 4 वर्ष तक उसने कितने रुपए पर ब्याज दिया है, 6000 रुपए पर ब्याज दिया है 4 साल के लिए। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 100 का मान कितना हो गया, तो 100 का मान हो गया 6000। अगर मैं आपसे ब्याज प्रतिशत में पूछूंगा तो समय तो हो गया 4, रेट आपको निकालनी है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 आर। कितने टाइम का हो गया, तो ये 4 साल का ब्याज हो गया। कितने रुपए पर, 6000 रुपए पर, क्योंकि 4 साल तक उसके पास इतने ही रुपए रहे। लेकिन अब उसने क्या किया भाई, जैसे ही 4 साल कंप्लीट हुए तो उसने बैंक में 2500 रुपए जमा कर दिए। तो अगर 2500 रुपए जमा कर दिए होंगे तो क्या अब भी वो 6000 रुपए पर ब्याज देगा, तो वो 6000 रुपए पर ब्याज नहीं देगा। वो बैंक से कहेगा भाई 2500 रुपए तो मैंने दे दिए, जितने मेरे बचते हैं उस पर मुझ पे आगे का ब्याज लगाओ। तो अगर आप 6000 में से 2500 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 3500 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे जो वो ब्याज देगा, जितना भी टाइम आगे है, कितना टाइम है, 1 साल, यानी आगे जो ब्याज देगा वो केवल इन 3500 रुपए पर देगा। आई होप कि अब आपको समझ में आया हो। 4 साल तक 6000 रुपए पर ब्याज दिया क्योंकि कंप्लीट रुपए उसके पास थे। 4 साल के बाद ये लौटा दिए तो कितने बचे, 3500। तो कितने पर ब्याज देगा, 3500 पर देगा। यानी आप कह सकते हैं कि 100 का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का मान हो जाएगा 3500। कितने साल है, केवल 1 ही साल है। रेट आपको निकालनी है, कैलकुलेट कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो यहाँ से कितना आ गया, तो यहाँ से आ गया 35 आर। तो भाई 240 आर तो ये है, 35 आर ये है। ये कंप्लीट अगर जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ब्याज आ जाएगा प्रतिशत में। तो 240 में अगर 35 को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 275 आर बन जाएगा। और अब आप इस वैल्यू को उठा के लाइए जो आपने निकाली थी। तो इसका मतलब 275 आर का मान आपके पास कितना है, तो वो आपके पास है 1050। आपको केवल ये रेट निकाल के लानी है, तो केवल कैलकुलेशन करनी है। ऊपर 1050 है, नीचे कितना है, 275। 5 से काट दीजिए भाई, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 और 1 जीरो बचेगी। नीचे कैलकुलेट करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेगा, वापस काट दीजिए, 5 पंजे 25, वापस फिर 5 से काट दीजिए, ऊपर काटेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, नीचे काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार, 11 पंजे कितने होते हैं, 55। तो जो आपके पास आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आई है, 42/11%। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हो सकता है कि आपको संयुक्त भिन्न में आंसर दिया गया हो, तो आप 11 से 40 को डिवाइड कर लीजिए, 11 तिया 33, कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। तो हो सकता है कि आंसर आपको क्या दिया गया होगा, 3 सही 9/11%। तो दोनों ही आपके क्या होंगे, करेक्ट आंसर होंगे। एक बार इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए भाई, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सिंपल इंटरेस्ट का। अगली क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझाऊंगा और एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किस तरह से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कहाँ अलग है और कहाँ वो साधारण ब्याज के बराबर है। तो ये सब हम समझेंगे अगली क्लास में। और आपको बताया था मैंने कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
तो आप एक एक क्लास को ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा और स्पेशली पहली क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता देता हूँ और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम आगे क्वेश्चन को करते हैं। तो अगर आपको आज की क्लास के कॉन्सेप्ट भी समझ आए, स्पेशली जो मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो अगर क्लास के कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में, नई क्लास में, नए चैप्टर के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।